हेलो व्यूवर्स, कैसे आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बिल्कुल बढ़िया होंगे और हमारी डेली की जो वीडियोज़ हैं वो देखते होंगे। तो आज फिर लेकर आए हम मुग़ल साम्राज्य से या मुग़ल काल से जो रिलेटेड वीडियो है वो। तो मुग़ल काल के साथ साथ हम इसमें जो ब्रिटिश काल है उसका भी वर्णन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किस मुग़ल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन को प्रदान की? बहादुर शाह फर्स्ट ने, फर्रुखशियर ने, मोहम्मद शाह रंगीला ने या अहमद शाह ने? तो राइट आंसर सी रहेगा, मोहम्मद शाह रंगीला ने 1733 में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन को प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की, जिसे यदि न छेड़ा जाए तो शहद देगी, पर यदि छत्ते के साथ छेड़छाड़ की गई तो मधुमक्खियां काट काट कर प्राण ले सकती हैं? तो अलवर्दी खान ने, सिराजुद्दौला ने, मीर जाफर ने या मीर कासिम ने? तो राइट आंसर रहेगा अलवर्दी खान ने ये बात कही है कि यूरोपीय जो लोग हैं मधुमक्खी की छत्ते की तरह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता तथा फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रनगर की किलेबंदी सुदृढ़ करने का विरोध करते बंगाल के किस नवाब ने कहा, तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले का क्या करना है, मेरे संरक्षण में रहते हो, तुम्हें शत्रुओं का कोई भय नहीं है? शुजाउद्दीन ने, सरफराज खान ने, अलवर्दी खान ने, सिराजुद्दौला ने? तो राइट आंसर जो रहेगा वो सी रहेगा, अलवर्दी खान ने ये बात कही है कि अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता तथा फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रनगर की किलेबंदी सुदृढ़ करने का विरोध करते बंगाल के इस नवाब ने कि तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले का क्या करना है, मेरे एक संरक्षण में रहते हो, तुम्हें शत्रुओं का कोई भय नहीं है? तो ये बात अलवर्दी खान ने आपको याद रखनी। इस तरीके के जो क्वेश्चन है मैंने बार बार बोला है, एस्टेट या नेट या सी टेट में पूछे जाते हैं जिनकी लंबी डेफिनेशन होती है। तो आपको याद रखना है ये बात है, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता और फ्रांसीस द्वारा चंद्रनगर की किलेबंदी के लिए अलवर्दी खान ने कही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, बंगाल का वह नवाब कौन था जो जानता था कि वह अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से निकाल बाहर कर सकता है, किंतु ऐसी स्थिति में उसके ही शब्दों में समुद्र में आग लग जाएगी? तो अलवर्दी खान ने, सिराजुद्दौला ने, मीर जाफर ने या मीर कासिम ने? तो राइट आंसर है अलवर्दी खान ने ये बात कही है कि अगर वह बंगाल का वह नवाब था तो जानता था क्योंकि अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से निकाल कर बाहर कर सकता, किंतु ऐसी स्थिति में उसे ये पता था कि उसके शब्दों में उसके ही समुद्र में क्या लग जाएगी, आग लग जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, बंगाल के किस नवाब ने अपने उत्तराधिकारी को यह सलाह दी कि तीनों अंग्रेज, फ्रांसीसी और डच की जगह डच आएगा को एक साथ निर्भर करने का विचार मत करना, इन तीनों में अंग्रेज सबसे सशक्त हैं, पहले उनका अंत करना और अन्य तुम्हें विशेष कष्ट नहीं देंगे? ये बात किसने कही थी? अलवर्दी खान ने कही थी या सिराजुद्दौला ने या मीर जाफर ने या मीर कासिम ने? तो राइट आंसर इसका रहेगा ए, ये बात बंगाल का जो नवाब था अलवर्दी खान, उसने ये बात अपने किसको, अपने उत्तराधिकारी को कही थी, और उसका उत्तराधिकारी कौन था? सिराजुद्दौला अलवर्दी खान का क्या था, उत्तराधिकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, बंगाल के नवाब अलवर्दी खान से रिलेटेड रहेगा क्योंकि इनसे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बंगाल के नवाब अलवर्दी खान का उत्तराधिकारी कौन था? तो अभी मैंने बताया था सिराजुद्दौला, सरफराज, मीर जाफर या मीर कासिम? तो राइट आंसर आपका रहेगा ए रहेगा, जो सिराजुद्दौला था वो कौन था? बंगाल के नवाब अलवर्दी खान का उत्तराधिकारी था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा ब्रिटिश कंपनी के बीच विवाद के कारण थे? अंग्रेजों द्वारा कलकत्ते की किलेबंदी, अंग्रेजों द्वारा दस्तक यानी फ्री पास का दुरुपयोग, तीसरी थी भगोड़े कृष्ण वल्लभ को कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा शरण देना, या इन कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 4 कथन दिए गए हैं, उनमें से हमारा केवल एक सही है, केवल 2 सही है, केवल 1 और 2 सही है, या केवल 1, 2 और 3 सही हैं? तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो डी रहेगा।
जो हमारा कि बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला तथा ब्रिटिश कंपनी के बीच विवाद का पहला कारण था अंग्रेजों द्वारा कलकत्ते की किलेबंदी करना। दूसरा कारण था अंग्रेजों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग करना यानी फ्री पास का दुरुपयोग करना। तीसरा क्या था, भगोड़ा था जो उसका एक मंत्री था कृष्ण वल्लभ को कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा शरण देना। ये जो तीनों कथन हैं ये तीनों के तीनों सही हैं, क्योंकि जो अंग्रेज थे वो हमेशा फूट डालो और राज करो की नीति अपनाते थे, और इस तरह यानी जो किसी भी नवाब के या राजा के जो खास होते थे उनको उपयोग करके उनके साम्राज्य में धीरे धीरे घुस जाते थे और फिर राजा को गद्दी से या नवाब को गद्दी से उतार देते थे। तो ये उनकी नीति थी। तो तीनों नीतियाँ आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा हमारा, सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित कीजिए। सूची 1 क्या है, कलकत्ता का नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अधिकार। बी है कालकोठरी की त्रासदी। 3 है अलीनगर की संधि। 4 है प्लासी का युद्ध। तो पहला जो आंसर दिया गया है 15-20 जून 1756, दूसरा 20 जून 1756, तीसरा 9 फरवरी 1757 और डी जो दिया गया है 23 जून 1757। तो चारों के चारों क्वेश्चन जो हैं ये सूची 1 और 2 दोनों क्या है, सेम है, यानी जो इनके आंसर दिए गए साथ साथ में वही आंसर। तो राइट आंसर इनका जो रहेगा वो ए रहेगा। जो कलकत्ता का नवाब सिराजुद्दौला द्वारा जो अधिकार किया गया था वो किया गया था 15 से 20 जून 1756 में। सेकंड है जो कालकोठरी की त्रासदी हुई थी ये 20 जून 1756 में। और जो तीसरी है अलीगढ़ की जो संधि क्या है, अलीगढ़ की जो संधि हुई थी वो ही 9 फरवरी 1757 को। और डी है प्लासी का युद्ध कब हुआ, 23 जून 1757 को। यानी कई बार पूछा जाता प्लासी का युद्ध कब हुआ, तो 1757 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, बंगाल के नवाब मीर जाफर ने कठपुतली मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड से क्लाइव को साबत जुंग यानी युद्धों के अनुभव प्राप्त की उपाधि एवं कुछ क्षेत्रों की जमींदारी दिलाई। क्लाइव की जागीर कहलाने वाले उस क्षेत्र की पहचान करें। तो नदिया बोला जाता था या 24 परगना बोला जाता था या वर्धमान बोला जाता था या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका ए रहेगा। ऐसी जगह को क्या बोला गया, 24 परगना के नाम से जाना गया। ये बंगाल का जो नवाब था मीर जाफर, सिराजुद्दौला को हराने के बाद प्लासी की लड़ाई में कौन बना था, मीर जाफर बना था। तो वो राजा जो था वो अंग्रेजों की हाथ की कठपुतली था और उसी के कहने पर सारे कार्य करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बंगाल के नवाब मीर कासिम। अब मीर कासिम कौन है, मीर जाफर को हराने के बाद अंग्रेजों ने मीर कासिम को बिठा दिया था और मीर जाफर को हराया था 1764 में जो बक्सर का युद्ध है उसमें। उसके बाद मीर कासिम को बिठाने के बाद अब आती है बात, क्या पूछा गया क्वेश्चन, बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर की राजधानी बनाया गया, क्योंकि आंसर दिए गए हैं वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्र में वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप न हो। बी दिया गया बंगाल के गवर्नर वेस्टर्गार्ड ने उसे ऐसा करने के लिए दबाव डाला था। सी था मुंगेर के रमणीक वातावरण से यह बहुत प्रभावित था। इनमें से कोई नहीं, ये डी है। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो ए रहेगा। वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्र में वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप न हो। तो बंगाल के नवाब जो मीर कासिम था उसने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर की राजधानी इसलिए बनाया था। तो इनका जो वर्णन है मैं अभी आपको बताती हूँ। पहले कौन रहे बंगाल के नवाब, अलवर्दी खां, दूसरे उनके बेटा सिराजुद्दौला, और तीसरे जो हाथों की यानी अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली था वो मीर जाफर। और फिर मीर जाफर को 1764 में बक्सर के युद्ध में हराने के बाद उनके ही एक मंत्री को बनाया गया, उनका नाम क्या था, मीर कासिम। तो इस तरीके से ये अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली थे दोनों नवाब। तो इससे क्या थे, अंग्रेज सफल हो गए थे बंगाल पर अपना कब्जा करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा, आपके भद्र पुरुष इस प्रकार व्यवहार करते हैं, वे समस्त देश में गड़बड़ी फैलाते हैं, लोगों को लूटते हैं तथा मेरे अधिकारों का अनादर करते तथा उन्हें शारीरिक यातना देते हैं। तो अलवर्दी खान ने, सिराजुद्दौला ने, मीर जाफर ने या मीर कासिम ने।
तो राइट आंसर जो आएगा वो डी रहेगा। बंगाल का जो मीर कासिम नवाब था उसने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा था ये सारी बातें कि आपके बहादुर पुरुष इस प्रकार व्यवहार करते हैं, वे समस्त देश में गड़बड़ी फैलाते हैं, लोगों को लूटते हैं और मेरे अधिकारों का अनादर करते तथा उनको शारीरिक यातनाएं देते हैं। तो मीर कासिम ने ये सारी बातें किसको लिखी थी? जो मेन गवर्नर था उसको लिखी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के समस्त व्यापारी करों एवं चुंगियों को खत्म कर एक बड़ा असाधारण कदम उठाया था? अलवर्दी खान ने, सिराजुद्दौला ने, मीर जाफर ने या मीर कासिम ने? तो राइट आंसर जो रहेगा वो सी रहेगा। जो मीर जाफर था बंगाल का नवाब, वो 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के समस्त व्यापारी करों एवं चुंगियों को खत्म कर एक बड़ा असाधारण कदम उठाया था। तो आप सभी को याद रखना है कि इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? सी यानी मीर जाफर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में आंग्ल फ्रेंच तुल्ता में निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई? वेंडिवास की असाई की लड़ाई, जलियांवाला बाग की लड़ाई या सेरीघट्टम की लड़ाई? तो ये चिलियावाला की जगह यहाँ पर जलियांवाला आएगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ए रहेगा। वेंडिवास की जो लड़ाई थी वो भारत में आंग्ल फ्रेंच तुर्ता में की एक लड़ाई की निर्णायक सिद्ध हुई थी, क्योंकि जब हमारे देश में 1600 में ब्रिटिश वाले आए थे यानी 16वीं सदी में, उसके बाद 1602 में डच आए थे और फिर फ्रांसीसी आए थे। इस तरीके से सभी आप अपना व्यापार को भारत में बढ़ाना चाहते थे और उनके बीच में क्या हो गई? लड़ाई हो गई थी। इस लड़ाई का जो मेन लड़ाई का कारण था वो था वेंडिवोस, जो आंग्ल और फ्रेंच में शत्रुता का कारण बने। आंग्ल और फ्रेंच यानी आपस में इन दोनों के युद्ध 3-4 युद्ध हुए हैं जिनको आंग्ल फ्रेंच युद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। लेकिन लास्ट में जो यानी जो जीतने वाले थे वो ब्रिटिश वाले थे यानी अंग्रेज थे, जिनको आंग्ल बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, सबसे पुरानी पुस्तक जो 868 ईस्वी में छपी थी, बौद्ध डायमंड सूत्र, जिसमें पाठ और वुडकट चित्रण की 6 सीट शामिल हैं, तो वो किसकी बुक थी? चीन की, भारतीयों की, जापानी की या कोरियाई की? तो राइट आंसर जो रहेगा वो हमारा जी रहेगा, यानी जो जापानी थी। सबसे पुरानी जो बुक है जापानी पुस्तक, याद रखना है, जो 868 में छपी थी और नाम था उसका बौद्ध डायमंड सूत्र, जो जापानी बुक थी। तो हमारा एक बौद्ध धर्म, हमारे देश के 8 धर्म हुए हैं जिनमें से एक बौद्ध धर्म फेमस रहा, और बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी लेनी है तो हमने इसके ऊपर वीडियो बना रखी है। तो बौद्ध डायमंड सूत्र जो है बौद्ध धर्म की बुक है और ये कहाँ पर लिखी गई? जापान के अंदर लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 किन के बीच हुई थी? शाह आलम सेकंड एवं क्लाइव के बीच, शुजा-उद-दौला एवं क्लाइव के बीच, मीर कासिम एवं क्लाइव के बीच, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो रहेगा वो बी रहेगा। शुजा-उद-दौला एवं क्लाइव के बीच में इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई थी 16 अगस्त 1765 को। कई तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इलाहाबाद की द्वितीय संधि ये कब हुई? तो 16 अगस्त 1765 में। और किन के बीच में हुई? तो शुजा-उद-दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुई है। तो शुजा-उद-दौला आपको पता है ये कौन था? बंगाल का एक नवाब था। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का क्या बनकर आया था? गवर्नर जनरल बनकर आया था। और क्लाइव ऐसा गवर्नर हुआ जो सबसे ज़्यादा पैसा कमा कर ले गया है इंडिया के अंदर से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं। कर्नल क्लाइव को आएगा यहाँ पर गदा या सियार की संज्ञा किसने दी है? सिराजुद्दौला ने, मीर जाफर ने, मीर कासिम ने या नजमुद्दौला ने? तो राइट आंसर रहेगा बी, मीर जाफर ने कर्नल क्लाइव को गदा या सियार की संज्ञा दी है, क्योंकि मैंने ये बात पहले बताया, रॉबर्ट क्लाइव ने किसको अंडर में ले लिया था? बंगाल में। और बंगाल के नवाब जो पावरफुल थे वो थे अलवर्दी खां और उनका बेटा सिराजुद्दौला। लेकिन सिराजुद्दौला का एक मंत्री होता था मीर जाफर। मीर जाफर ऐसा था जो अंग्रेज़ों का साथ जिसने प्लासी के युद्ध में
दिया। जो प्लासी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। तो फिर मीर का जाफर को क्या बना दिया था? क्लाइव ने वहाँ का नवाब बना दिया था सिराजुद्दौला को हरा कर। इसलिए वो उसके हाथों की कठपुतली था और वो कठपुतली होने की वजह से हर काया वो किसके अनुसार करता था? क्लाइव के अनुसार करता था। इसलिए उसने उसको क्या उपाधि दी? गदा या सियार की संज्ञा के नाम से किसको पुकारा जाता था? मीर जाफर को पुकारा जाता था। और मीर जाफर का एक मंत्री मीर कासिम भी होता था, उसने भी ऐसे ही किया था मीर जाफर को। वो भी मीर कासिम भी किसके हाथों की कठपुतली रहा है? अंग्रेजों की हाथों की कठपुतली रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं हम। कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट में एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरे एक बैताल यानी फैंटम के रूप में उल्लेखित किया? तो मीर जाफर ने, नजमुद्दौला ने, सैफुद्दौला ने या मुबारकुद्दौला ने? तो राइट आंसर जो रहेगा डी, मुबारकुद्दौला ने कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के इस नवाब को क्या किस चीज़ की उपाधि दी थी? भूसे से भरे एक बेताल यानी एक बोरे की उपाधि किसको दी है? जो मुबारकुद्दौला था उसको दी है। क्योंकि जितने भी सिराजुद्दौला के बाद जो नवाब आए हैं वो सारे के सारे यानी नालायक, किसी काम के सीधे नहीं थे, तो इसलिए ऐसी उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। कर्नल मार्शन ने कहा, कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य है, जितना लूट सको लूटो। यह है कि वह सोने की एक ऐसी थैली है जिसमें जब भी चाहे हाथ डाल लो। इसमें वह किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो सिराजुद्दौला के लिए, मीर जाफर के लिए, मीर कासिम के लिए या नजमुद्दौला के लिए? तो राइट आंसर जो रहेगा वो बी रहेगा कि किसको कहा गया? मीर जाफर के लिए प्रयुक्त किया गया। किसने यह शब्द यूज किया है? कर्नल जो मार्शन था उसने कहा है कंपनी के अधिकारियों को कि अब आपका क्या उद्देश्य है? जितना लूट सको उतना लूटो। यह सोने की थैली आप जितना चाहोगे इसमें हाथ डालोगे उतना ही सोना आपको प्राप्त हो जाएगा। ये सारी जो संज्ञा थी एक अंग्रेज कर्नल मार्शन होता था, उसने अपने अधिकारियों को कहा था। और कंपनी क्या? कंपनी कौन सी कंपनी? जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से प्रसिद्ध थी हमारे इंडिया में, जो व्यापार करने के लिए आई थी। और कब आई थी? ये मैंने अभी भी बताया था, 1600 में आई थी। और 1600 में आने के बाद 1947 में पूरे भारत को लूट कर ये वापस गए थे। लगभग 400 सालों तक हमारे भारत पर राज भी किया, 200 सालों तक, और व्यापार भी किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं हम। किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया? इमादी ने, चिक्स कृष्णराज ने, हैदर अली ने, टीपू सुल्तान ने या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर जो रहेगा वो बी रहेगा, हैदर अली ने। एक हैदर अली का पुत्र होता था टीपू सुल्तान। हैदर अली ने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में क्या बनाए थे? एक आधुनिक शस्त्रागार बनाया था। और अपने बेटे टीपू सुल्तान को पूरी फौज के मतलब किस तरीके से तैयार किया जाए तो वो सारा प्रशिक्षण लेने के लिए फ्रांस में भेजा था। इसलिए टीपू सुल्तान को शेर मैसूर के नाम से भी प्रसिद्ध है। उनकी जो तलवार है और एक खिलौना था जो अंग्रेज उठाकर ले गए थे टीपू सुल्तान को हराने के बाद। 4 युद्ध हुए थे हैदर अली और टीपू सुल्तान के बीच में, 2 हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में, 2 टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में। लगभग 1799 में आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत हो गया था और टीपू सुल्तान मारा गया था। उसमें उनकी एक तलवार थी, वो उठाकर कहाँ पर ले गए थे अंग्रेज? अपने म्यूजियम में। आज भी लंदन के म्यूजियम में वो तलवार रखी गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं हम। किसने घोषणा कर रखी थी कि वो यह अंग्रेजों का पहले तो अकाट से निकाल कर बाहर करेगा, अंत भारत से? तो चंदा साहिब ने, मोहम्मद अली ने, हैदर अली ने, टीपू सुल्तान ने? तो राइट आंसर रहेगा सी, हैदर अली ने यह घोषणा कर रखी थी कि वह अंग्रेजों को पहले तो अकाट से निकाल कर बाहर करेगा और फिर बाद में कहाँ से? भारत से निकाल कर बाहर कर देगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। कई बार इस तरीके के जो स्लोगन या बातें बोली जाती हैं, शब्द बोले जाते हैं, वो पूछ लिए जाते हैं। हम कई बार
टीपू सुल्तान और हैदर अली में पजल हो जाते हैं, लेकिन आंसर जो रहेगा उसका वो सी रहेगा, हैदर अली। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? द्वितीय मैसूर आंग्ल युद्ध समय दिया गया, तृतीय मैसूर आंग्ल युद्ध और क्या दिया गया? अब तीनों की दी गई, मद्रास की संधि, मंगलोर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे, मैंने आपको बताए थे, लेकिन वर्णन 3 का दिया गया है। तो याद रखना, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है 1767 से 1799 तक, और किस किस के बीच में? अंग्रेजों के और हैदर अली के बीच में हुआ है। द्वितीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ वो है 1780 से लेकर 1784 में, और ये भी हैदर अली और किसके बीच में हुआ है? जो अंग्रेजों के बीच में। और उस समय जो संधि हुई है, पहला जो युद्ध हुआ उसमें मद्रास की संधि, और दूसरा युद्ध हुआ उसके बाद मैंगलोर की संधि हुई है। अब तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध आता है 1790 से 92 तक। इसमें ये हुआ था टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में। तो इसकी जो संधि हुई है वो है श्रीरंगपट्टनम की संधि। और जो लास्ट युद्ध हुआ है आंग्ल मैसूर युद्ध, वो 1799 में हुआ, जो मैंने आपको बताया था। और उसके बाद टीपू सुल्तान मारा जाता है, और उसके ऊपर किसका अधिकार हो जाता है? मैसूर के ऊपर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। लेकिन टीपू सुल्तान को तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद उपाधि दी गई थी, जिसका क्या नाम था? उनकी उपाधि का शेरे मैसूर। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है शेरे मैसूर को के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो वो कौन रहेंगे? टीपू सुल्तान जी रहेंगे। ये तीनों संधि में से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, खास करके जो तृतीय संधि है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, श्रीरंगपट्टनम की संधि, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 1-2 बार पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। प्रशासनिक अव्यवस्था या कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? अवध को, ओडिशा को, म्यांमार को, संयुक्त प्रांत को। तो राइट आंसर ए रहेगा, अवध को डलहौजी ने क्या कर लिया था? प्रशासनिक अव्यवस्था या कुशासन के आधार पर अपने राज्य में मिला लिया था। और ये मैंने पहले बताया है, क्योंकि डलहौजी ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स या हड़प्पन की नीति चलाई थी, जिसके माध्यम से वह जहाँ पर भी किसी कमी को देखता उसी राज्य को अपने अंदर शामिल कर लेता था। तो किसको अपने सबसे पहला बार किसको मिला है? अवध को। तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारा, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से कौन सी संधि की थी? तो बार बार मैंने आपको बताया, अभी ये भी पूछा था, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन आता है। मंगलोर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, मैसूर की संधि या बिदनूर की संधि। तो राइट आंसर जो रहेगा वो बी रहेगा, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद। किस किस के बीच में? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। और जो मद्रास और मैंगलोर की संधि है वो किस किस के बीच में हुई है? हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुई है। पहली संधि मद्रास की हुई और दूसरी मैंगलोर की, और जो तीसरी संधि रहेगी वो किसकी रहेगी? श्रीरंगपट्टनम की संधि रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड एवं फर्रुखाबाद किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुए? फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह, शाह आलम सेकंड। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो भी रहेगा, मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड एवं फर्रुखाबाद जो थे, इस मुगल शासक के समय पर क्या हुए थे? स्वतंत्र हुए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, वेलम जानवरों के डैश से बना एक चरम पत्थर था, हड्डियों से त्वचा पर, त्वचा या पैर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर बी रहेगा, त्वचा से। वेलम जो था जानवरों की त्वचा से बना हुआ एक क्या होता था? चरम पत्थर होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की? लाहौर, अमृतसर, मालवा या कांगड़ा। तो राइट आंसर रहेगा ए, लाहौर। रणजीत सिंह ने लाहौर पर अधिकार करने के बाद किसकी उपाधि धारण की थी? महाराजा की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, जोहान गुटेनबर्ग ने 1430
के दशक में स्ट्रॉसबर्ग से पहला ज्ञात प्रिंटिंग प्रेस विकसित किया, जो डैश में स्थित था? ग्रेट ब्रिटेन में, जर्मनी में, यूएस में या फ्रांस में? तो राइट आंसर रहेगा बी, जर्मनी में क्या था, स्थित था। जोहन गुटेनबर्ग ने जो 1430 के दशक में स्ट्रासबर्ग से पहला क्या किया था, ज्ञात प्रिंटिंग प्रेस का जो विकास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया? तो अमीचंद को, मानकचंद को, राय दुर्लभ को या राजा सिताब राय को? तो राइट आंसर डी रहेगा, राजा सिताब राय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जैसे ही पश्चिमी शक्तियों ने चीन में अपनी चौकसी स्थापित की, डैश नई प्रिंटिंग संस्कृति का केंद्र बन गया? संघाई, बीजिंग, गुआंगझो या हांगकांग? तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो ए रहेगा। जो संघाई था, पश्चिमी शक्तियों ने जैसे ही चीन में अपनी चौकियां को स्थापित किया तो संघाई क्या बन गया, नई प्रिंट संस्कृति का क्या बन गया था, एक केंद्र बन गया था। तो जो जापान, चीन ये संबंधित रहेंगे प्रिंटिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चीन के डैश 768 से 770 के आसपास जापान में हाथ से छपाई की तकनीक शुरू की? बौद्ध मिशनरीज ने, ईसाई मिशनरीज, विद्वान या व्यापारी? तो राइट आंसर जो रहेगा ए, बौद्ध मिशनरीज ने 768 से 770 ईस्वी के आसपास जापान में हाथ की छपाई शुरू की थी। थैंक यू व्यूअर्स, ये आज के हमारे जो ब्रिटिश काल से और मुगल काल से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन रहे हैं। आशा करते हैं आपको इनका फ़ायदा ज़रूर होगा। अगर आपको अच्छे लगें तो प्लीज़ जाते जाते वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हौसला बने रहे। कल फिर लेकर आएंगे आपके लिए ऐसी एक नॉलेजेबल वीडियो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।